आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर फराह ईसा अकेडमी में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर फराह ईसा जैदी साहिबा से। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को किस तरह से कोलैबोरेटिव काम करना चाहिए टू बेटरमेंट द मेडिकल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान? कभी भी नहीं हो सकता है पॉसिबल। जो लोग घर में बैठे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है, नर्सेज की बहुत, स्टाफ की शॉर्टेज है, तो हम बहुत शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारे लोग बाहर चले गए बहुत सारे। आपका ब्रेन ड्रेन तो हो गया है मेडिसिन। तो आप हेल्थ केयर सिस्टम को क्या देख रही हैं 2030 में पाकिस्तान के लिए? आई डोंट थिंक एनीथिंग विल चेंज। अच्छा, पाकिस्तान के इस वक्त जो मेडिकल कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स हैं उनको क्या सबसे पहले रोकना चाहिए एज ऑफ राइट नाउ? मेरे ख्याल में तो भर्ती का क्राइटेरिया तकरीबन 70% लगभग MBBS ग्रेजुएट्स जो औरतें हैं वो ग्रेजुएट तो करती हैं बट वो वर्कफोर्स में नहीं जाती। मेरे ख्याल में ये वेपिंग का बहुत दौर आ गया, मतलब जो यूथ है हमारी वो वेपिंग ही कर रही होती है और अपने माँ बाप के सामने भी कर रही होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बच्चे भी कर रहे हैं। तो इस पे क्या आपको लग रहा है? वेपिंग इज इक्वल टू सिगरेट स्मोकिंग, इनफैक्ट मोर जी, क्योंकि उसमें ज़्यादा तेज़ी से धुआं अंदर जाता है। आजकल की यूथ किसी की सुनती कहाँ है? पेरेंट्स इतने बिजी हो गए काम में कि वो खुद बच्चों पे नज़र नहीं रखते। तालीम मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही है। क्या आप सेटिस्फाइड विद द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हेल्थ मिनिस्ट्री संभाल रही है? इतना डिफिकल्ट आपने सवाल पूछा। आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर फराह ईसा अकेडमी में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर फराह ईसा जैदी साहिबा से। बात यह है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, इस पे बात करेंगे। मैटरनल मोरालिटी की अगर बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान इज टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लिस्ट विद इन द साउथ एशिया रीजन जिसमें ये हुआ जा रहा है। यानी कि जो हमारे माएँ हैं जब अपना बच्चा जन्म रही हैं तो फिर उनका इंतकाल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है और क्यों हम सफ़े फहरिस्त के अंदर हैं, इसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं, इस पे बात की जाएगी। और आजकल ट्रेंडिंग के अंदर हमारी जो आवाम है, ऑब्वियसली मेल तो बहुत ज़्यादा ही है, बट हमारी फीमेल आवाम भी, जो औरतें हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो भी बहुत वेपिंग कर रही होती हैं अपने आप को कूल लगने के लिए। तो उसका जो है वो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या कोलैटरल डैमेज होगा, क्या रिपरकशंस होंगे, उसके बारे में आज बात करेंगे। और हेल्थ केयर इंडस्ट्री को हम किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। क्या करंट फेडरल जो मिनिस्टर हैं मुस्तफा कमाल साहब उस काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चले आए मिलते हैं डॉक्टर फराह ईसा जैदी साहिबा से। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर फराह ईसा जैदी साहिबा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, शो जब भी करता हूँ मैं जाता हूँ तो फिर कोशिश करता हूँ कि कुछ मार्केट रिसर्च कर लूँ, आपके दोस्त अहबाब से पता कर लूँ आपके बारे में और आपकी इंडस्ट्री के बारे में और सारी चीज़ें। तो अभी तक जो मुझे पता चला है वो तकरीबन जो मेडिकल इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनसे और जो नॉन मेडिकल इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनसे तकरीबन 70% लगभग MBBS ग्रेजुएट्स जो औरतें हैं वो ग्रेजुएट तो करती हैं बट वो वर्कफोर्स में नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे। और सवाल ये है बुनियादी कि क्या ये गवर्नमेंट का इशू है या क्या ये जो औरतें हैं हमारी, जो बच्चे हैं हमारी, वो सिर्फ मैरिज डिग्री, एक मैरिज मतलब मैरिज के लिए करना चाह रही हैं वो डिग्रीज उनकी, जो है वो समझ लें एक स्टेटस उनके पास आ जाएगा कि जी वो डॉक्टरेट हैं तो उनको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। तो क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? मेरे ख्याल में ये नहीं है, हालात के ऊपर डिपेंड करता है। लड़कियां आजकल तो बहुत ही कहना चाहिए एम्बिशियस हो गई हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी चाह रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां खुद बुनियादी तौर पर छोड़ती हैं डिग्री लेने के बाद। आई थिंक हमारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस इसमें पार्ट लेते हैं, और दूसरा ये कि घर के हालात, और जब औरत भी बच्चे छोड़ के जॉब करने निकलती है तो या तो बहुत करियर ओरिएंटेड है या घर की ज़रूरत है, दो ही चीज़ें होती हैं। और क्योंकि बच्चों को छोड़ना आसान नहीं होता, अपनी फैमिली को, छोटे बच्चों को, बहुत डिफिकल्ट है ये। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर जब मैटरनल मोरालिटी की जब बात आती है तो ऑब्वियसली वो बहुत हाई है विद इन द साउथ एशिया रीजन। तो उसकी वजूहत क्या है? टेक्नोलॉजी की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है, या मेडिकल है, या फिर मतलब उसकी मुद्दा क्या है? मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी का ये है कि पाकिस्तान में हाईएस्ट, बड़े सगीर में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर कहा जाता है। ये इसका मतलब ये है कि दौरान ज़चगी जो है वो माँ का इंतकाल हो जाए, या उसके मतलब विद इन अ ईयर किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से इंतकाल हो जाए। तो इसके रीज़न्स ये हैं कि क्योंकि विलेजेस वगैरह में या गांव देहातों में कोई अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो
अगर बच्चे की कोई प्रॉब्लम आ जाती है या बच्चा स्टक हो जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो वो फिर सी सेक्शन या कोई ऐसी चीज़ें मुहैया नहीं है, इसी वजह से मदर की भी डेथ हो जाती है। दूसरी चीज़ें हैं कि इन्फेक्शंस, हमारे जो टूल्स जो हैं वो क्लीन नहीं हो रहे सही से, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि शुरू से ना नशोनुमा सही ना हो माँ की। तो आई थिंक ग्लोबली पाकिस्तान में क्योंकि गुर्बत भी ज़्यादा है, हंगर भी है, और कहना चाहिए कि मुहैया नहीं है हेल्थ फैसिलिटीज़ हर जगह। ठीक है, उसकी वजह से सारी चीज़ें। हाँ बिल्कुल, उसकी वजह। तो इसका कोई सोल्यूशन क्या होगा इसका? इसका सोल्यूशन ज़ाहिर है यही है कि अब तो खैर बहुत NGOs काम कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े हॉस्पिटल्स विलेजेस में भी बढ़ रहे हैं। और आई थिंक ये जो आपने बात करी, इसमें हमें दो रुख करने पड़ेंगे। एक तो फैसिलिटीज़ के, दूसरा ये कि ज़ाहिर है क्वालिफाइड स्टाफ, बिल्कुल, क्योंकि विलेजेस से भी उठ के लोग आएँ और हेल्थ केयर प्रोफेशंस की तरफ आएँ और प्रॉपर सीखें, बजाय कि ऐसी किसी और से सीख लिया और डिस्पेंसर भी बन गए और सब कुछ हो गया, और ये उनको बेसिक जो टूल्स हैं वो नहीं पता कि स्टेरिलाइजेशन क्या होती है या ये सारी चीज़ें ना, प्रॉपर प्रोसीजर्स क्या हैं। तो इसमें और फिर ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी और इंफॉर्मेशन का मुहैया होना। ठीक है। दौरान की मदर जो है वो मदर बन रही है, नई मदर है, या क्या क्या इन्फेक्शन हो सकती हैं, किस तरह से उनको बचा जाए, तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग का भी है। ठीक है। अच्छा, आजकल देखने को ये भी आता है कि जो फीमेल्स हैं और इवन मेल्स हैं, मेल ज़्यादा हो रहे होंगे, बट वेपिंग का बहुत दौर आ गया, मतलब जो यूथ है हमारी वो वेपिंग ही कर रही होती है और अपने माँ बाप के सामने भी कर रही होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बच्चे भी कर रहे हैं। तो इस पे क्या आपको लग रहा है? ऑब्वियसली ये भी मैटरनिटी में अफेक्ट कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, और इवन मेल के जरिए से भी। बिल्कुल, जी। तो इस पे क्या आपको लगता है कि कोई अनकरीब आपको कोई पेंडेमिक नजर आ रहा है इसकी वजह से? वेपिंग का तो फैशन है मेरे ख्याल से आजकल, और जो नहीं करता वो कूल नहीं है। और बच्चे मतलब क्लास 4-5 के बच्चे तक वेप कर रहे हैं और पेरेंट्स भी वेप कर रहे हैं, तो वो समझते हैं कि सिगरेट नहीं पी रहे, वेप कर रहे हैं, हालांकि वेपिंग इज इक्वल टू सिगरेट स्मोकिंग, इनफैक्ट मोर, क्योंकि उसमें ज़्यादा तेज़ी से धुआं अंदर जाता है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में लंग कैंसर से लेके आपकी स्टेरिलिटी, फर्टिलिटी बिल्कुल अफेक्ट होती है, और इससे और बीमारियां जो हैं वो भी जन्म देती है, जैसे हाइपरटेंशन है और इस तरह की चीज़ें। तो ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म पे तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके, अभी पता नहीं चल रहा है कि नई चीज़ें, लेकिन इवेंचुअली इट विल लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो आपको एज ऑफ राइट नाउ क्या आप सेटिस्फाइड हैं विद द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हेल्थ मिनिस्ट्री संभाल रही है? वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाम की नंबर भी तो देखें, बच्चों का, यूथ का नंबर भी तो देखें, और आजकल की यूथ किसी की सुनती कहाँ है। तो इट कांट भी एक तरफ से नहीं हो सकता ना, दोनों तरफ से होना चाहिए। दूसरी बात, ये पेरेंट्स इतने बिजी हो गए काम में कि वो खुद बच्चों पे नज़र नहीं रखते, तालीम मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही, तो बच्चे वेप कर रहे होते हैं तो या तो इग्नोर कर देते हैं, या रोकने की कोशिश करते हैं, या गिव अप कर देते हैं। तो कोई और अल्टरनेट नहीं होता। तो शुरू से बच्चों पे नज़र रखना, उनकी तरबियत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो एक दफ़ा गलत हरकत, जब वेपिंग शुरू होगी तो फिर ड्रग्स भी आएंगी, ड्रग्स आएंगी तो और भी चीज़ें आएंगी इसके बाद। तो ये तो साइकिल है, पूरी साइकिल है। ठीक है। अच्छा, अभी जो है वो रोबोटिक्स का बहुत दौर आ गया है और AI का बहुत दौर आ गया है, तो अभी आप क्या समझती है कि हम पीछे हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर, मेडिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पीछे? अच्छा, तो उसको किस तरह से हम आगे कर सकते हैं? अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है, जैसे साइबर नाइफ में हमारा रोबोटिक्स का शुरू हुआ है माशाल्लाह, और अभी एक और भी लग रहा है। दूसरे हॉस्पिटल स्लोली कैचअप करें, लेकिन सारे बाहर के कंपैरिजन में तो हम वहाँ नहीं है, लेकिन प्रोग्रेस तो हो रही है। और हमारे एक्चुअली कहते हैं कि दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स होते हैं, जो बगैर टेस्ट कराए भी बता देते हैं कि जो है वो क्या बीमारी है आपको। तो वन ऑफ दोज थिंग्स, ये तो फैक्ट है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन टू कीप अप विद द करंट ट्रेंड्स ये मैंडेटोरी होना चाहिए। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या इंस्टीट्यूट्स की कमी है, एकेडमी की कमी है इस चीज़ों को फोकस करने के लिए? हाँ डेफिनेटली, आई थिंक AI से लेके रोबोटिक्स से लेके हमारे यहाँ कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है अभी जो सिखा रहा हो ये चीज़ें। और अब तो हर चीज़ जो है एजुकेशन भी सिमुलेशन पर हो रही है, जैसे मैन मेड रोबोट्स हैं और बॉडीज़ हैं जिसके ऊपर लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम तो लाइव मुर्दों पे करते थे प्रैक्टिस, लेकिन अब क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, मैंने तो बाहर से भी ट्रेनिंग की है, तो हम लोग तो लाइव मैनिक्विन्स पे करते थे, जो मतलब सिमुलेटेड होते थे, यानी कि हर चीज़ उसकी अंदर बनी हुई होती थी और आप उसको उस तरह से एग्जामिन करते थे जैसे रियल पेशेंट। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इस वक्त जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें क्या क्या खामियां और उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं?
हेल्थ केयर सिस्टम में आई थिंक सबसे ज़्यादा तो आई थिंक प्रॉपर SOPs और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, SOPs फॉलो होती हैं। हमारे यहाँ ऐसे फ़ौज में SOPs फॉलो होती हैं ना, मतलब बाकी और या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। हमारे हेल्थ में SOPs फॉलो नहीं होते, और जो कि आई थिंक बहुत नेसेसरी हैं ठीक है। किसी अच्छे हॉस्पिटल। वैसे अच्छा हॉस्पिटल आगा खान है, वो इंटरनेशनल SOPs फॉलो करता है। उसी तरह से ट्रेनिंग की भी SOPs होती हैं कि क्या क्या उनको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी करने पे वो ग्रेजुएट करेंगे। तो वो अगर हमारी बेहतर हो जाए और अगर हम उसको स्टैंडर्डाइज कर दें इंटरनेशनल हवाले से, तो हमारे डॉक्टर्स को भी बाहर जॉब मिलेंगी, इंटरनेशनल ट्रेन नर्सेज, स्टाफ और किस्म का दीगर। और इसके अलावा ये कि हम भी एट पार compete कर सकते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल। वरना तो हम वी आर नोवेयर। सही। अच्छा, अगर कुछ बेसिक्स बात करें तो फिर MRI क्या होता है? MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। इसमें मैग्नेट के जरिए तस्वीरें खींची जाती हैं। ठीक है। तो उसके फिर सेक्शन बनाते हैं, पतली पतली स्लाइसेस होती हैं जो आ जाती हैं, और फिर हम उसको मुआयना करके देखते हैं कि इसमें क्या आया, कि कोई डिजीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है। ठीक तो है। वो होता है, और उसमें कोई रेडिएशन नहीं होती। ठीक है। और CT स्कैन क्या होता है? CT स्कैन जो है वो भी MRI की तरह होता है, लेकिन इसमें रेडिएशन होती है। ठीक है। और इसमें कैथोड रे ट्यूब होती है बड़े साइज की, उसमें तस्वीरें ली जाती हैं। उसके भी सेक्शंस होते हैं, लेकिन वो जो है वो मेलिग्नेंसीज और जो है ना, और ट्यूमर्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी है टू फाइंड आउट। और MRI थोड़ा सा जो है वो डिटेल बताता है, जैसे कि ब्रेन की डिटेल अच्छा। या मसल्स की, इस तरह की डिटेल्स वो ज़्यादा अच्छा बताता है। ठीक है। और अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड जो है वो साउंड के ज़रिए हम तस्वीर बनाते हैं। अच्छा। और ज़ाहिर है इसमें कोई रेडिएशन नहीं होती। और अल्ट्रासाउंड कहते हैं कि बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ फास्ट, एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों का डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड पर हो जाती है। जिनकी नहीं होती तो फिर उनको CT या महंगे टेस्टों की तरफ भेजते हैं। अच्छा। या कंफर्म करना हो अगर, तो सर से लेके पाँव तक आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं हर चीज़ का, इंक्लूडिंग शरियाने जो हैं आपकी। अच्छा, ठीक है। और एक्सरे क्या होता है? एक्सरे तो जो है वो तो तस्वीर ही होती है एक तरह की, जो अंदर से आप बोन्स की लेते हैं। ठीक है। और या आप जो है वो कोई मील खिलाते हैं, बैरियम मील, जिससे वो लाइट अप हो जाती है चीज़, और फिर उसकी तस्वीरें खींचती हैं, तो पता चलता है ऊपर से नीचे तक पैसेज आपका क्लियर है कि नहीं है, या कोई ब्लॉकेज है अच्छा, उसमें। ठीक तो वो होता है एक्सरे, लेकिन एक्सरे में भी रेडिएशन होता है। अच्छा, एक्सरे में रेडिएशन। अच्छा, पाकिस्तान के इस वक्त जो मेडिकल कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको क्या सबसे पहले रोकना चाहिए एज ऑफ राइट नाउ, कि वो बहुत जो है वो ख़राब कर रहे हैं? क्या रोकना चाहिए? मेरे ख्याल में तो भर्ती का क्राइटेरिया उनका फ्रॉम द बिगिनिंग, हम लोग जो थे जब हमने डाव में कदम रखा था, तो हम कराची की क्रीम में से थे। टॉप स्टूडेंट्स, टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स जो टॉप के होते थे उनको लिया जाता था, और फेयर एंड स्क्वायर हमारा होता था। हमने तो आज तक चीटिंग ही नहीं की, ना हमें पता यहाँ पे पेपर्स लीक हो जाते हैं। पता नहीं कौन खुशकिस्मत है जिनके पेपर्स लीक हो जाते हैं, हमारे तो कभी नहीं हुए। लेकिन ये कि आई थिंक क्राइटेरिया, और फिर जो आते हैं फिर स्टूडेंट्स, तो हमें शुरू से उनको जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ही पढ़ाना चाहिए। और काफ़ी बेहतर हो गई है पढ़ाई। अब डाओ की जो है पढ़ाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो गई है। और हमारे ज़माने में थोड़ा सा हम लोग दकियानूसी स्टाइल से पढ़ते थे, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे तो हम लोग खुद ही कर लिया करते थे तैयारियां, बाहर जाने की भी प्रेपरेशन। लेकिन अब जो है वो बच्चों को अवेलेबल भी है रिसोर्सेज ऑनलाइन, यूट्यूब, इधर से उधर से। और अब वो तो फौरन उनको फर्स्ट ईयर में पता होता है कि उनको बाहर जाना है, क्या करना है। तो आई थिंक दे आर डूइंग अ गुड जॉब। आई थिंक हमारे बेस्ट डॉक्टर्स निकलते हैं। और बस मैं कहती हूँ कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिसेस हैं वो उनको शुरू से करानी चाहिए हैं। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, अपने आप को सेफ कैसे रखना है, वो कभी नहीं सिखाया जाता। अच्छा, सही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को सेफ कैसे रखें, तभी तो हम जान बचाएंगे, वरना कैसे होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या डेंजरस है मोर, एक मिसडायग्नोज पेशेंट या एक ओवर कॉन्फिडेंट डॉक्टर? आई थिंक मिसडायग्नोज पेशेंट और ओवर कॉन्फिडेंट डॉक्टर लीगल कॉम्बिनेशन है। अच्छा। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट डॉक्टर ही मिसडायग्नोसिस करता है। तो मिसडायग्नोसिस तो बेतहाशा होती है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में होती है। मैंने कनाडा में भी देखी है, मिसिंग हो गई, मिसडायग्नोसिस हो गई, या आपने एक चीज़ मिस कर दी किसी स्कैन पे। हर जगह होती है, लेकिन उसके रेपरकशंस भी होते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि
आप पैसे दें और छुट जाएं वाला चीज़। तो वो पूरी एक व्हील है जो चलता है, और फिर बोर्ड मीटिंग बैठती है, अगर बाहर की मैं बात करूं, बोर्ड मीटिंग बैठती है, फिर डिस्कस करते हैं कि क्यों हुआ था ये, और फिर अब आइंदा हम क्या फ्यूचर में स्टेप्स ले सकते हैं उसको रोकने के लिए, और फिर एसओपीज बनते हैं उसके। तो अब यहाँ पे होता है हो गया, अब आगे चलो, यू नो। तो ये चीज हमारी 360 नहीं होती। ठीक है। अच्छा, क्या आपकी नज़र के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली आपने हर तरीके से हर शोबे के अंदर, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर काम भी किया, एडवाइस भी, कंसल्ट भी किया है, तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को किस तरह से कोलैबोरेटिव काम करना चाहिए टू बेटरमेंट द मेडिकल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान? आई थिंक कभी भी नहीं हो सकता है पॉसिबल। अच्छा, कैसे कैसे होगा? प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेचारे जो पेशेंट जाते हैं वो तो नॉन अफोर्डिंग जाते हैं ना, और प्राइवेट हॉस्पिटल तो पैसे लेते हैं। तो उसी सूरत में हो सकता है जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल फ्री में करें या गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपनी हालात बेहतर करें। ठीक है कि हम एक्चुअली होना ये चाहिए कि हर एक शख्स पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाए, अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो इतना अच्छा हो ना हॉस्पिटल। और हालांकि डॉक्टर्स तो वो उधर भी बैठते हैं उधर भी बैठते हैं, ये तो फैक्ट है कि दोनों जगह ही बैठते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एडमिट नहीं होना चाहेंगे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन लोगों के होते भी हैं प्रोसीजर्स, और बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं माशाल्लाह। और बड़ी बड़ी इंडस हॉस्पिटल कितना अच्छा काम कर रहा है। तो बेहतर हो रही हैं चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा स्लो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो क्या क्या कर सकती हैं टू बेटरमेंट देयर करियर? आई थिंक फीमेल डॉक्टर्स को सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो ऐसा करियर, जब इतनी वो एम्बिशियस नहीं है, या यू नो शादी के बाद उनको इतना काम नहीं करना, या शायद वो डाउट करती हैं कि नहीं मिलेगा मौका, तो आई थिंक उसके हिसाब से फिर उनको प्लानिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए घर पे, और फिर कहें कि 15 साल बाद ख्याल आता है कि मैं तो 15 साल से आउट ऑफ जॉब हूँ, अब क्या होगा। तो और मेरा ये ख्याल है अपना कि एटलीस्ट फैमिली मेडिसिन तो कर लिया करें, मतलब जैसे आपने किया, जैसे हाउस जॉब के बाद, अब तो मैंडेटोरी हो गई ना हाउस जॉब, उस पहले तो सब लोग नहीं करते थे, अब डिग्री हाउस जॉब के बाद मिलती है। तो आई थिंक उसके बाद उनको 1 साल या 2 साल का फैमिली मेडिसिन का कोर्स करके उनको मतलब एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर देना चाहिए कम से कम, क्योंकि ये तो बेचारी मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होती, फिर वो आते हैं वर्कफोर्स पे, फिर इतना डिफिकल्ट लगता है क्योंकि और इतने बच्चे लोग आ चुके होते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है चीज़। तो और फिर दूसरे दीगर प्रोफेशन हैं, जैसे कि आप मैनेजमेंट में आ जाएं या अल्ट्रासाउंड ऐसी स्पेशलिटी में आ जाएं जो कि शॉर्ट टर्म की जॉब हो, तो ये भी पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं। अब तो वर्चुअल भी आ गया, वर्चुअल आ गया है, लेकिन इम्पैक्ट तो नहीं है उसका इतना, क्योंकि जो हमारे पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे लोग नहीं, जब तक आपको डॉक्टर नहीं देखा आप कहेंगे कि देखा कैसे इसने। सही बात है, बात करके तो नहीं हम डिसीजन ले सकते, नहीं, आप टू सी, आपको एग्जामिन भी करना होता है, सब कुछ होना होता है। तो फॉलो अप के लिए बहुत अच्छा है वर्चुअल। जैसे मैंने आपको एक दफा देख लिया, एग्जामिन कर लिया, उसके बाद फिर आपको आने की जरूरत नहीं, आप फॉलो अप कर ले वर्चुअली। इसकी सेंस बनती है, इसकी सेंस नहीं बनती। ओके, उसकी सेंस नहीं बनती। अच्छा, अगर आपके पास कोविड में तो ठीक था है, लेकिन अभी तो नहीं। अगर आपके पास एक मैजिक वॉन्ड दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप कोई भी एक चीज फिक्स कर दें, तो वो क्या होगा? इतना डिफिकल्ट आपने सवाल पूछा मैजिक वॉन्ड देने के बाद। मेरे ख्याल से तो आई थिंक गुर्बत खत्म करना, आई थिंक। ठीक है, हाँ, आपको लगता है कि एंड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है। और अभी की सूरत हाल में अगर आप एडवाइस करना चाहेंगी जो हमारी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि अभी ये फौरी आप एक्शन ले लें? आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर हेल्थ की आप बात करें तो हेल्थ में आई थिंक डेफिनेटली जो लोग घर में बैठे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है, नर्सेज की बहुत, स्टाफ की शॉर्टेज है, तो हम बहुत शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारे लोग बाहर चले गए, बहुत सारे, आपका ब्रेन ड्रेन तो हो गया है मेडिसिन की फील्ड में, तो इतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि स्टाफ नहीं होता इतना। तो आई थिंक उनको रोकने के लिए आई थिंक डॉक्टर्स की सैलरीज और जो हेल्थ केयर स्टाफ की सैलरीज होनी चाहिए ऐसी कि वो बाहर ना जाए। और दूसरा ये कि या तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे रखें जिसमें जल्दी जल्दी लोग करें। अभी आपको पता है FCPS जब तक 6 दफ़ा आप नहीं करते तब तक आपको निकालते नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी लग जाती है। बल्कि वो कहते हैं जो लोग फेल नहीं हुए ना FCPS में वो ख़राब डॉक्टर्स हैं और जो फेल हुए हैं वो अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो ये भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई एक लिमिट होनी चाहिए चीज़ों की कि भाई आपने ये एक स्टैंडर्ड्स पास कर लिया, आपने एग्ज़ाम दे दिया और फिर आप निकले उसमें फिर निकल करके। ठीक है, तो वो भी बहुत टाइट किया है कि आगे के FCPS वगैरह जो है MCPS करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। सही है, ठीक है। तो आप हेल्थ केयर सिस्टम को क्या देख रही हैं 2030 में पाकिस्तान के लिए?
2030 तो बहुत करीब आ गया, 5 साल ही तो है। हाँ, आई डोंट थिंक एनीथिंग विल चेंज। अच्छा, हाँ, सिवाय ये कि NGOs वगैरह इस तरह के लोग और काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोग के यहाँ आई थिंक सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में स्पेशली कराची में ये जो NGO का है सिस्टम, और लोग जो खुद अपनी मदद आपके तहत करते हैं, डोनेशंस वगैरह, वो ज़्यादा चलता है इन कंपैरिजन टू बाहर से कोई चीज़ आए। ठीक है। और अब तो खैर फंडिंग्स भी हमारी ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मुझे लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा नेक्स्ट 5 years में चीज़ें चेंज करना, लेकिन इंशाल्लाह आई थिंक 2030 के बाद हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज हों। अच्छा, वो क्यों, आपको क्यों लगता है वो? मुझे लगता है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस में भी कंट्रीब्यूट करेगा बेटर चीज़ों के ऊपर। ठीक है। अच्छा, जाते जाते आप कोई अभी तो हम लड़खड़ा रहे हैं। जाते जाते कुछ ऐसी थॉट देती जाएं जो कि आप आवाम की शेप करना चाहेंगी? आई थिंक मेहनत से डरना नहीं चाहिए, ओके। और अगर आपको मौका मिले कोई भी चीज़ सीखने का, वो गंवाना नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि हर चीज़ जो बेसिकली जो पैसे आप कमाते हैं ना, अपने स्किल से कमाते हैं। तो स्किल किसी भी चीज़ का हो सकता है, जो भी चीज़ आप पकड़े वो आपकी स्किल है। लोग तो 3-3 जॉब्स करते हैं, हर जॉब की नौयत अलग होती है। तो अब वो ज़माना नहीं रहा कि आपने डॉक्टर कर लिया तो बस आप डॉक्टर ही हैं, या आपने वो कर लिया इंजीनियरिंग तो बस इंजीनियरिंग ही है। हाँ, आप कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसको फौरन ले लेना चाहिए, कल परसों पे भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब वो गुजर जाती है ना चीज़, फिर अफसोस होता है। डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, इस वक्त पूरे पाकिस्तान को दे रही हैं आप, चाहे एकेडमी के हवाले से हो, चाहे डॉक्टरेट के हवाले से हो। और माशाल्लाह से ईसा लैब जो डॉक्टर फरहान ईसा साहब कर रहे हैं, और आपके वालिद और आपके वालिदा ने जो हिजरत की थी, वो भी, उसके लिए भी जो है वो आपका ख़ानदान ने जो कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द नेशन, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये था आज का हमारा एपिसोड डॉक्टर फरा ईसा जैदी साहबा के साथ। नाज़रीन, आज सीखने को ये है कि जो प्राइवेट एजुकेशन तो ये था आज का हमारा एपिसोड डॉक्टर फरा ईसा जैदी साहबा के साथ। नाज़रीन, सीखने को ये है कि जो हमारी जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर है, वो दोनों कोलैबोरेट नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? वो इसलिए नहीं करने वाले क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट को चाहिए पैसा और गवर्नमेंट को चाहिए ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्सेज, और उनको भी पैसा यही है एट द एंड। लेकिन बहरहाल मुद्दे की बात ये है कि इट्स वेरी हार्ड कि ये दोनों जो है वो कोलैबोरेट करके एक अच्छी मुस्बत मेडिकल इंडस्ट्री बनाएं पाकिस्तान के अंदर। दूसरी बात ये है कि एक शॉकिंग बात है कि डॉक्टर फरा ईसा साहब ने जिस तरह से बोला था कि हम 2030 में आगे नहीं बढ़ने वाले, 5 साल के अंदर कुछ होने नहीं वाला मेडिकल और हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ बेहतर हो जाए विद इन द स्पैन ऑफ 5 years। तीसरी चीज़ ये सीखी कि वेपिंग जो हमारी इतनी आम हो गई है, इससे लंग कैंसर जो है वो लाजमी सी बात है बढ़ेगा, मोर्टेलिटी और बढ़ेगी, और मामला जो है वो संगीन और ख़राब होंगे। और वो ऑब्वियसली ये नताइज हम तभी देख पाएंगे जब अगले 5 साल बाद, ये 6 साल 7 साल बाद होगा, और रिसर्चर्स जो है वो इस पर काम करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो हम कूल समझ के और इन समझ के, ट्रेंड समझ के कर रहे होते हैं, और फिर लत भी लग जाती है, और फिर कुछ लोग इसमें ड्रग्स में भी चले जाते हैं और ये कि नुकसानात अपने लिए पैदा करते हैं। और हाँ, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्द के लिए भी है। तो मर्द के भी स्पर्म्स जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, और बहुत सारे मामला मर्द के लिए आदमी बहुत कुछ होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई वेपिंग ये लोग छोड़ दें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ 50 दफ़ा, पता कितने शोज़ के अंदर ये हमारा मेन मुद्दा होता है। मैंने भी वेपिंग की, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं की है, मैंने भी वेपिंग की है, बट एक हद तक की, उसके बाद छोड़ दिए, बाइकआउट कर दिया मैंने। और अपने आसपास के लोगों को कोशिश करता हूँ कि वो भी बाइकआउट करें, लेकिन वो नहीं करते। बहरहाल आप भी क्या कैसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब, टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ। लेकिन थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम थी, बात सही थी, सुन लिया करें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।